हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो दोस्तों, हमने राजस्थान के इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की सभ्यता। उसको हम आगे बढ़ाए तो कल हमने कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा, रंगमहल और सोनती सभ्यता, चार सभ्यताओं के बारे में जाना था। उसके बाद में आज हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता की। अब गणेश्वर सभ्यता की हम बात करें तो गणेश्वर सभ्यता का जो विकास हुआ था वो 2800 ईसा पूर्व में हुआ था। हमने कल देखा था जी कि कालीबंगा जो सभ्यता का विकास हुआ था वो हुआ था आपके 2300 ईसा पूर्व 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। जबकि ये जो सभ्यता है इसका विकास 2800 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये जो सभ्यता थी वो कालीबंगा से भी पहले विकसित हुई थी। इसका विकास कब हुआ? तो इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था 2800 ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ था। अब हम इस सभ्यता की बात करें तो यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। किसके? कांतली नदी के किनारे स्थित है। और ये है कहां पर स्थित? वर्तमान में यह है नीम का थाना सिक्कर में स्थित है। कहां पर? नीम का थाना सिक्कर में यह सभ्यता विकसित हुई थी। इसके बाद में हम बात करें कि जो इसकी खोज की गई तो इसकी खोज जो की गई 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1972 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और हम बात करें इसका उत्खनन तो इसका उत्खनन भी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1977 से 1979 के मध्य किया गया। किसके द्वारा? वही रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। और ये जो उत्खनन किया गया था 1977 से 1979 ईस्वी 1977 से 1979 के मध्य इसका जो है उत्खनन किया गया। ईस्वी की बात करें 1977 से 1979 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। और ये जो सभ्यता हुई थी विकसित वो हुई थी 2800 ईसा पूर्व इसका विकास हुआ था। अब ये जो सभ्यता है इसके कुछ उपनाम है। उनमें सबसे पहले हम बात करें इसके कुछ उपनाम है तो इसे कहा जाता है, इस सभ्यता को कहा जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी। क्या कहा जाता है? ताम्र सभ्यताओं की। जो गणेश्वर सभ्यता है उसे कहा जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसके बाद में इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। ये जो पुरातत्व का पुष्कर है वो किस कारण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यहां से जो है गणेश्वर सभ्यता थी, यहां से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का निर्यात किया जाता था। किसका? जो तांबा था, तांबा का निर्यात किया जाने के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का निर्यात किया जाने के कारण इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। इसके बाद में इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे ताम्रयुगीन ताम्रयुगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। ये इसके कुछ उपनाम है। इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं। इसके बाद में इसे कहा जाता है पुरातत्व का, इसे पुष्कर कहते हैं। इसके बाद में ताम्रयुगीन इसे सभ्यता कहते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, कुछ इसकी विशेषताओं की हम बात करें कि यहाँ से क्या क्या हमें विशेषता प्राप्त हुई है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो सभ्यता थी वो कालीबंगा सभ्यता से पहले विकसित हुई थी। अब हमने देखा है कि कालीबंगा जो सभ्यता थी उसमें कच्ची व पक्की ईंटों का हमें प्रमाण मिले हैं। तो यहां से
कच्ची व पक्की ईंटों के तो कालीबंगा से मिले, उससे पहले की ये सभ्यता है तो यहाँ से हमें पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से यहाँ से हमें पत्थर के विशेष की बात करें, इसकी कुछ विशेषताओं की हम बात करें, विशेषता की हम बात करें तो यहां से हमें पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब पत्थर में यहां पर जो मकान बने हुए थे वो पत्थर के बने हुए थे। यहां पर मकान किसके बने हुए थे? पत्थर के। यहां से मकान प्राप्त हुए हैं, साथ में पत्थर के बना हुआ यहां से एक पुल भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? इसके साथ में यहां पर पुल भी प्राप्त हुआ है और पत्थर का बना हुआ एक मंदिर भी यहां से प्राप्त हुआ है। बात करें यहां से पत्थर का हमें मंदिर भी प्राप्त हुआ। अभी ये जो सभ्यता थी, कौन सी? गणेश्वर सभ्यता, इसे कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता। अब ये क्यों कहा जाता है? यहाँ पर जो है राजस्थान में सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि इसका जब उत्खनन किया गया तो इसमें सबसे ज्यादा तांबे के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। तांबे के अवशेष। अब तांबे के अवशेष में हम बात करें तो यहां पर हमें तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की यहां से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, साथ में यहां से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा भी यहां से प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का, यहां से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है, साथ में यहां से तांबे के बर्तन भी विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं। तांबे के बने हुए बर्तन भी हमारे को यहां से प्राप्त हुए हैं, साथ में यहां से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। इसके बाद में हम आगे बात करें कि यहां पर जो मछली की पकड़ने के लिए तांबे का कांटा मिला है, तो मछली ये लोग पकड़ा करते थे। तो इससे सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि यहां पर जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी थे। किस प्रकार के लोग थे? तो यहां पर जो लोग थे वो थे शाकाहारी व मांसाहारी लोग थे। और यहां से तांबे की दोहरी पेचदार पिन मिली है, दोहरी पेचदार युक्त, यहां से हमें तांबे की दोहरी पेचदार पिन भी प्राप्त हुई है। और गणेश्वर सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का निर्यात किया जाता था, इसी कारण इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहां से जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का निर्यात होता था। कहां से? तो गणेश्वर सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का निर्यात होता था। इसके बाद में हम आगे बात करें तो जो गणेश्वर सभ्यता है, यहां से हमें कृष्ण व गेरू रंग के मृद भांड मिले हैं। कृष्ण व गेरू रंग के हमारे को गणेश्वर सभ्यता से मृद भांड मिले हैं। इसके साथ में हम बात करें कि जो राजस्थान में तांबा जिला है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में तांबा जिला है वो झुंझुनू को कहा जाता है, जबकि ताम्रवती नगरी की हम बात करें तो वो आहड़ उदयपुर को कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो तांबा जिला, तो तांबा जिला है वो कहा जाता है आपके, तांबा जिला झुंझुनू को कहा जाता है। जबकि जो बात करें ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है, जबकि ताम्रवती नगरी की बात करें, ताम्रवती नगरी ये कहा जाता है आहड़ को। ठीक है, आहड़ उदयपुर को कहा जाता है। जबकि ताम्र सभ्यताओं की
जननी, वो कहा जाता है आपके गणेश्वर सभ्यता को। तो ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद में एक बार फिर से देख लीजिए, इसके बाद में हम बात करेंगे सुनारी सभ्यता की, जो भी कहां पर स्थित है, आपके सीकर में ही स्थित है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो गणेश्वर सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में नीमका थाना में स्थित है। इसका जो विकास हुआ था वो 2800 ईसा पूर्व में हुआ, और जो इसकी बाद में बात करें, जिसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई, और इसका उत्खनन का कार्य भी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा ही किया गया। इसके कुछ उपनाम है, इसे कहा जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, इसके बाद में इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, और ये जो सभ्यता थी वो ताम्र युगीन सभ्यता थी। इसके बाद में यहाँ से कृष्ण व गेरुए रंग के मृदभांड हमारे को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम बात करें तो तांबा जिला झुंझुनू को कहा जाता है, और ताम्रवती नगरी की हम बात करें तो वो आहड़ उदयपुर को कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पर हमें क्या क्या विशेषताएं मिली है, या क्या क्या हमारे को यहाँ से विशेषताएं मिली है। तो यहाँ से हमें पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो कालीबंगा सभ्यता से पहले विकसित हुई थी। जबकि हमने कल बात की थी कि जो कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था उसमें हमने ईंटों के अवशेष प्राप्त, हमारे को ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो उससे पहले हुई है। तो यहाँ पर हमारे को पत्थर प्राप्त हुए हैं, पत्थर का यहाँ से पुल मिला है हमारे को, पत्थर के ही बने हुए यहाँ से हमारे को मकान मिले हैं, साथ में पत्थर का हमारे को यहाँ से मकान भी मिला है, मंदिर भी मिला है। साथ में हम बात करें जो गणेश्वर सभ्यता थी, वहां से तांबे के राजस्थान में सर्वाधिक अवशेष की हम बात करें तो गणेश्वर सभ्यता से ही मिला है। साथ में यहाँ से तांबे का जो निर्यात किया जाता था वो किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसी कारण इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। किसे? गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। यहाँ से मछली पकड़ने का एक तांबे का कांटा मिला है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी प्लस मांसाहारी थे। इसके बाद में यहाँ से तांबे की बनी हुई एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। उसके बाद में दोहरी पेचदार युक्त एक पिन प्राप्त हुई है, जो भी हमारे किससे बनी हुई थी, वो भी तांबे से बनी हुई थी। इसके बाद में हमने ये बात जान ली है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें तांबे का जो निर्यात किया जाता था वो किया जाता था आपकी गणेश्वर सभ्यता। अब हम बात करते हैं बेराट सभ्यता की। तो जो बेराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में स्थित है। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में स्थित है। और इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ था। कब से? 600 ईसा पूर्व से इसका विकास हुआ, 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ था। और ये जो सभ्यता है वो आपके बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, और यह है आपके जयपुर जिले में ये स्थित है। अब जो बेराट सभ्यता थी, जो बेराट है इसका प्राचीन नाम था विराट नगर, और जो विराट नगर था वो मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। इसका जो प्राचीन नाम था वो था विराट नगर। ठीक है, विराट नगर इसका प्राचीन नाम था, और यह राजधानी थी मत्स्य। प्राचीन समय में विराट नगर जो राजधानी थी वो थी मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। इसके बाद में हम बात करें कि इसकी खोज किसने की, तो सर्वप्रथम 1937 में इसकी खोज का कार्य किया गया। इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो कैप्टन बर्ट के द्वारा 1937 में बिजक की डोंगरी से कैप्टन बर्ट ने एक शिलालेख की खोज की जिसका नाम था बाबरू शिलालेख। इसकी सर्वप्रथम हम खोज की बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम इसकी खोज 1937 ईस्वी में कैप्टन ईस्वी में कैप्टन बर्टन ने इसकी खोज की थी, और इनके द्वारा बाबरू शिलालेख की खोज बिजक की डोंगरी से की गई। कहां से? बिजक की डोंगरी से सबसे पहले
भाब्रू शिलालेख की खोज की गई। ये वही भाब्रू शिलालेख है जिसमें बौद्ध धर्म की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है, और बौद्ध धर्म के बुद्ध धम्म और संघ की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमारे को भाब्रू शिलालेख से प्राप्त होती है। किसकी? बौद्ध धर्म के बुद्ध धम्म और बात करें हम संघ की, बुद्ध धम्म और संघ जो तीन शब्द है, तीन नाम है, उनकी जो जानकारी मिलती है वो भाब्रू शिलालेख से मिलती है। और ये जो भाब्रू शिलालेख खोजा गया वो कैप्टन बर्टन के द्वारा खोजा गया 1937 ईस्वी में बिजक की डूंगरी से। कहां से? बिजक की डूंगरी से इसे खोजा गया। अब जो भाब्रू शिलालेख है तो वर्तमान में ये कहां पर स्थित है? तो वर्तमान में ये जो शिलालेख है वो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में यह शिलालेख स्थित है और इसी शिलालेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है। किसे? जो अशोक था उसे मगध का राजा, सम्राट अशोक को मगध का राजा भाब्रू शिलालेख में बताया गया है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो हम आगे बात करते हैं सर्वप्रथम तो कैप्टन बर्टन के द्वारा इसकी खोज की गई। दूसरी बार जो इसकी खोज करने का प्रयास किया वो 1971-72 के मध्य कार्नाइल ने इसकी खोज की या इसका उत्खनन करने का प्रयास किया, और यहीं से भीम की डूंगरी से शिलालेख की खोज की। किसकी? भीम की डूंगरी से कैप्टन कार्नाइल ने 1971 से 72 के मध्य एक दूसरे शिलालेख की खोज की गई। इसके बाद में जो इसका उत्खनन का कार्य किया गया वो 1936 से 37 के मध्य दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया। कब? 1936 से 37 के मध्य। 1936 से 37 के मध्य दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका जो है उत्खनन किया गया। ये कुछ लोगों के द्वारा इसका उत्खनन किया गया और ये उत्खनन आगे भी ऐसे ही चलता रहा। अब हम आगे बात करें तो जो बैराट सभ्यता थी, तो बैराट सभ्यता से विशेष रूप से हमारे को क्या क्या प्राप्त हुआ उसकी हम बात करें कि यहाँ की हम विशेषताओं की बात करें। विशेषता की हम बात करें तो यहां से हमें मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मंदिर के जो मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए थे वो बैराट सभ्यता से हमारे को प्राप्त हुए थे। धार्मिक मामलों से धार्मिक संबंध किससे था? वो बैराट सभ्यता से था। हमारे को मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए, इसके साथ में हमारे को धूपदान के अवशेष भी कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हमारे को जो धूपदान के अवशेष प्राप्त हुए हैं, धूपदान के अवशेष, यहां से सर्वाधिक हमारे को गाय के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कहां से? गाय के अवशेष हमारे को कहां से प्राप्त हुए हैं? तो गाय के अवशेष हमारे को बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, उसकी हमें यदि कहीं से जानकारी मिलती है, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है आपके बैराट सभ्यता से। जो सम्राट अशोक था, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रमाण, यदि अशोक के बौद्ध धर्म के प्रमाण हमारे को मिलते हैं तो बैराट सभ्यता से ही मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो जो महात्मा बुद्ध की यहाँ पर कुछ हड्डियां मिली है। यहाँ पर एक सोने का कलश हमारे को प्राप्त हुआ है जिसे
सोने का स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ है, जिसमें महात्मा बुद्ध की हड्डियां भी मिली है। ठीक है। साथ में यहां से कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 जो मुद्राएं थी, 36 मुद्रा मिली है किसमें लिपटी हुई, कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से जो 8 मुद्राएं थी वो थी इंडो ग्रीक यूनानी 8 मुद्राएं थी। 36 में से 8 मुद्राएं कौन सी थी, इंडो ग्रीक यूनानी मुद्राएं थी। इसके बाद में हम बात करें कि जो बेराट सभ्यता थी उसका पतन कैसे हुआ। उसके पतन का जो प्रमाण आता है वो आता है, यहाँ एक शासक था जिसका नाम था मिहिर कुल। हूण शासक मिहिर कुल ने जो बेराट सभ्यता थी, लेकिन जो बेराट सभ्यता थी उसको हूण शासक मिहिर कुल ने नष्ट कर दिया था। किसने, हूण शासक मिहिर कुल ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया था। यह थी हमारी बेराट सभ्यता। एक बार फिर से देख लीजिए, बेराट सभ्यता का जो विकास हुआ था वो 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। साथ में ये बाणगंगा नदी के किनारे विराट नगर जयपुर में स्थित है। जो बेराट सभ्यता थी, बेराट है उसका जो प्राचीन नाम था वो था विराट नगर। विराट नगर प्राचीन समय में मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद में खोज की बात करें तो इसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी किसकी, बेराट सभ्यता की सबसे पहले जो खोज की थी 1937 में कैप्टन बर्टन के द्वारा इसकी खोज की गई। और कहां पर, बीजक की डोंगरी में इसकी खोज की गई। और बीजक की डोंगरी से कैप्टन बर्टन ने एक शिलालेख की खोज की जिसका नाम था बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख में बौद्ध धर्म की हमारे को जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें बुद्ध धर्म और संघ की जानकारी भी हमारे को जो कहां से प्राप्त होती है वो हमारे को बाबरू शिलालेख से ही हमारे को प्राप्त होती है। इसके बाद में हम बात करें 1971-72 में कार्नाइल के प्रयासों से भीम की डोंगरी से दूसरा शिलालेख खोजा गया, उसका संबंध भी बेराट सभ्यता से था। इसके बाद में 1936 से 37 के मध्य दयाराम साहनी ने इसको उत्खनन किया। और जो बेराट सभ्यता थी उसका जो पतन हुआ है वो हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा इसको नष्ट किया गया था। यहाँ पर की विशेषताओं की हम बात करें तो यहाँ पर मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, साथ में गाय के अवशेष भी हमारे को प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म के बुद्ध धर्म और संघ की जो जानकारी हमारे को प्राप्त होती है वो विराट नगर में जो बेराट सभ्यता थी वहां से प्राप्त होती है। साथ में हमारे को यहाँ से धूपदान के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। साथ में स्वर्ण कलश में रखी हुई महात्मा बुद्ध की हमारे को हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। साथ में यहाँ से कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से जो 8 मुद्राएं थी वो इंडो ग्रीक यूनानी मुद्राएं थी। इस प्रकार ये हमारी थी बेराट सभ्यता। इसके बाद में जो नेक्स्ट सभ्यता आहड़ सभ्यता की हम कल बात करेंगे।